एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए न्यू चैनल ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो हमें बता रही होती है कि उसने कभी इमेजिन नहीं करी थी कि उसकी लाइफ में वन नाइट स्टैंड जैसी सिचुएशन होगी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जोयन के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है, जो कि कोई और नहीं हमारा मेन लीड है। मॉर्निंग में वो उसे कल रात की हेल्प के लिए थैंक यू बोल रहा होता है और उससे वो पूछता है कि वो उसे 3 लाख देना चाहता है, तो क्या इतना उसके लिए काफ़ी होगा या वो और मांग सकती है। तो सूजी तो मना कर रही होती है कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए। वो कहती है कि अगर फिर भी तुम मेरी भरपाई करना चाहते हो तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। ये सुनते के साथ ही वो शौक होता है और कहता है कि तुम्हारी डिमांड तो बहुत बड़ी है। वो उससे मना कर देता है कि वो अच्छे से जानती है कि कल रात क्या हुआ था। फिर हमें रात का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सूजी क्लब में वेट्रेस की जॉब कर रही होती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जोयन आया होता है और उसे किसी लड़की ने ड्रग दे दी होती है और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है कि वो उसकी हेल्प कर देगी, पर जोयन उसे दूर कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर सूजी जोयन को देखते के साथ ही पहचानती है और तुरंत ही उसकी हेल्प करने जाती है और उस लड़की को कहती है कि साइड हटो, ये मेरा है। तो जोयन तो फिर उस लड़की को दूर करके सूजी को किस करने लगता है और इस तरीके से वो दोनों साथ यहाँ होटल में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फ्लैशबैक खत्म होता है और जोयन सूजी से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम भी उस लड़की की तरह ही हो जो मेरे जैसे रिच लोगों को बिग फिश समझ के फंसाती है, पर क्योंकि तुम क्लीन लड़की हो सिर्फ इसी वजह से मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे देने को मान गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। इस पर सूजी उसे समझाना चाह रही होती है कि उसने उसे गलत समझ लिया, पर यहाँ पर वो तुरंत ही उसे कहता है कि मुझे काम है। वो अपना कार्ड उसे दे देता है और कहता है कि जब तुम्हें पैसे चाहिए होंगे तो मेरे असिस्टेंट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेना, और ये बोलकर फिर वो चला जाता है। और फिर सूजी सोच रही होती है कि जो ने तो उसे पहचाना ही नहीं। फिर इतने में उसे उसकी आंटी की कॉल आती है और उसकी आंटी कॉल पर उसे चिल्ला रही होती है कि वो है कहाँ पर और घर कब आएगी। तो सूजी कहती है कि मैं अभी आती हूँ। फिर वो जैसे ही घर पहुँचती है तो उसकी आंटी उसे क्वेश्चनिंग करने लग जाती है कि वो कल रात कहाँ पर थी, उसे आने में इतना टाइम क्यों हुआ। तो फिर उसकी जो कज़िन है वो कहने लगती है कि मॉम मैंने पहले ही बोली थी कि इस अनग्रेटफुल लड़की को हमें घर में नहीं पालना चाहिए, तो भी आप नहीं मानी। तब यहाँ सूजी अपनी आंटी को बताने लगती है कि क्योंकि उसकी पार्ट टाइम जॉब बहुत लेट ख़त्म हुई रात को, तो इसलिए वो घर नहीं आई क्योंकि वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कहती है कि रात में मैं अपनी कलीग के घर पे रुक गई थी। वो तुरंत ही अपने पैसे निकाल कर फिर अपनी आंटी को देने लगती है और कहती है कि ये उसकी पार्ट टाइम जॉब की सैलरी है। वो कहती है कि आखिर आप लोगों ने मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद मुझे पाला है, तो मैं बस आप लोगों को रिपे करना चाहती हूँ। सूजी अपनी आंटी को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वो अब से अपने कलीग के घर पे रहना चाहती है और वो उन्हें अपने जॉब के भी पैसे भी बराबर दे दिया करेगी, पर उसके अंकल यहाँ पर साफ मना कर देते हैं कि ऐसे वो कहीं और नहीं रह सकती है। और उसकी आंटी भी कहती है कि वो सिर्फ शादी के बाद ही इस घर से निकल सकती है, क्योंकि अगर वो अभी जाएगी तो आसपास के लोग उसकी आंटी की ही बुराई करेंगे। तभी अंकल कहते हैं कि अरे इसकी शादी के बारे में बाद में सोचना, अभी उसे खाना खाने दो। फिर यहाँ पर सूजी की कज़िन मुँह बनाकर चली जाती है कि उसे उसके साथ खाना नहीं खाना, और यहाँ पर आंटी भी कहती है कि मेरा भी खाना खाकर हो गया, तुम सारे बर्तन वगैरह धो देना। ऐसा बोलकर वो उठ के चली जाती है। सूजी बर्तन उठाने जाती है तो वो अपने अंकल को देखकर जल्दी से अपने कपड़े सही करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अपनी कंपनी आता है तो उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि उसके ऑफिस में उसकी मॉम और मिस सॉन्ग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तभी यहाँ पर जो के पॉकेट में से सूजी का हेयर टाई नीचे गिर जाता है, तो वो उसे उठा के उसके बारे में याद करने लगता है और सोचता है कि पहली कोई लड़की है उसकी लाइफ में जिसके बारे में वो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा है और वो उसे इतना याद आ रही है। फिर जो जैसे अपने ऑफिस में आता है तो उसकी मॉम कहती है कि फाइनली तुम आ गए। फिर वो उसे सॉन्ग से मिलवाने लग जाती है और बताती है कि देखो ये अभी अब्रॉड से आई है और स्पेशली तुमसे मिलने यहाँ पर आ गई, तो तुम दोनों बातें करो। और ऐसा बोलकर वो सॉन्ग को जो के पास बैठने को बोल रही होती है, पर यहाँ पर जो फिर अनकंफर्टेबल फील करता है तो वो कहता है कि मॉम मैं चलता हूँ, मुझे काम है। और जल्दी से वो यहाँ से बाहर निकलता है और सोचता है कि अभी भी वो पहले की तरह ही है, दूसरी लड़कियों के पास रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं और सिर्फ सूजी के एक्सेप्शन है जिसके पास उसे ऐसा फील नहीं हुआ। और फिर हम देखते हैं कि जो तो यहाँ पर सूजी के हेयर टाई को अपने हाथ में पहन लेता है और फिर अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्या तुम्हें किसी अननोन लड़की का कॉल आया। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं। तो जो कहता है कि याद रखना कॉल जैसी है तो मुझे इस बारे में बताना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी जो का कार्ड देख रही होती है और सोचती है कि 8 साल हो गए, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि जो मुझे भूल चुका है। फिर वो याद करने लगती है और हमें फिर हाई स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि सूजी को कैसे उसकी कज़िन अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर बुली कर रही होती है
और उसके पैसे छीनने की कोशिश कर रही होती है। सूजी उसे कहती है कि मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए और वो मेरे खुद के कमाए हुए पैसे जिससे मैं अपनी स्कूल की फीस भी भर रही हूँ। तो उसकी कजिन उसे कहने लगती है कि तुम आखिर मेरे घर पे सब फ्री में खाती पीती रहती हो, तो ये पैसे तो तुम्हें मुझे देने ही पड़ेंगे। वो अपनी चेलियों से कहती है कि इसे चेक करो, इसने अपने कपड़ों में पैसे छुपा के रखी है। तब यहाँ पर ये लोग उसे पकड़ के चेक करने लग जाते हैं, पर इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो इन लोग को चिल्लाता है कि वो लोग ऐसे किसी स्टूडेंट को बुली नहीं कर सकते। तो फिर वो लोग आपस में सोचते हैं कि वो लोग जो जैसे पावरफुल फैमिली के बेटे के साथ पंगा नहीं ले सकते, तो ही वो लोग फिर सूजी को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। और सूजी फिर जो को थैंक्स कर रही होती है और कहती है कि उसने जो आज उसकी हेल्प की है वो एक दिन चांस मिलने पर ज़रूर उसे रिपे करेगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी बता रही होती है कि कैसे फिर उसके बाद वो अब्रॉड में स्टडी करने चला गया था, इसलिए वो उसे कभी रिपे कर ही नहीं पाई थी। और फिर कैसे वो नेक्स्ट बारी उसे डायरेक्ट कल रात क्लब में मिला था और इसलिए उसने तुरंत ही उसकी हेल्प की थी। वो सोचती है कि लेकिन आखिर वो इतने बड़े कंपनी का CEO है, तो इतने पावरफुल स्टेटस वाले बंदे से वो कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो उसे कभी शादी करने का सोच भी सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर तभी सूजी पीछे मुड़ती है तो दिखती है कि उसका अंकल उसे देख रहा होता है और वो जैसे यहाँ पर कुछ आवाज़ करने को करती है तो वो उसका अंकल मुंह बंद कर लेता है और उससे कहने लगता है कि मैंने इतने टाइम से तुम्हारा वेट किया और तुमने किसी और मैन के साथ अपना मुँह काला करके आई हो। तो सूजी यहाँ पर उससे बचने के लिए जल्दी से उसे पैर पे मारती है और यहाँ से भागने लगती है। तो यहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है और वो जल्दी से उसके अंकल को संभालने लगती है और उल्टा सूजी को ही कहती है कि तुम्हारे अंकल बहुत ही ड्रंक है, तो ये तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे, और हाँ अगर तुमने अपने अंकल की बुराई करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो उसे धमकी देकर ये भी कह देती है कि कल उसे ब्लाइंड डेट पर जाना ही होगा। फिर नेक्स्ट डे सूजी उस ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए आ जाती है जो कि एक डिवोर्सी मैन होता है जिसका एक बेटा भी है। वो दोनों यहाँ पर मज़े में खाना खा रहे होते हैं। सूजी उन्हें देखकर अपनी आंटी की बात याद कर रही होती है कि उसकी आंटी ने उसे बोल दिया कि ये बंदा ब्राइड प्राइस में उन्हें पूरे 3 लाख देने की डिमांड कर रहा है, इसलिए उसे भी कैसे भी करके इस ब्लाइंड डेट में अच्छे से बिहेव करना होगा ताकि वो उसे शादी के लिए मान जाए। फिर ये आदमी यहाँ पर सूजी से कहने लगता है कि वैसे तो वो उसके कोई काम की नहीं है, लेकिन हाँ वो बस थोड़ी अच्छी दिखती है और उसके बेटे को संभाल लेगी, सिर्फ इसी वजह से वो उसे शादी करने के लिए मान गए। फिर तभी इस आदमी का बेटा कहने लगता है कि डैड मैं चाहता हूँ कि ये मुझे खाना खिलाए। तो वो आदमी फिर यहाँ पर सूजी को ऑर्डर देता है कि तुम बैठी क्यों, मेरे बेटे को खाना खिलाओ। तो फिर वो यहाँ पर इसे खाना खिलाने आती है और हम देखते हैं कि जो भी अपने असिस्टेंट और सारे लोगों के साथ यहाँ रेस्टोरेंट आया होता है और वो अपने असिस्टेंट से फिर से पूछ रहा होता है कि क्या उसे अभी भी किसी अननोन लड़की की कॉल नहीं आई। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस आखिर आप किसके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस बारे में फिर जो भी सोचने लगता है कि वो सूजी को भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। इतने में ये बच्चा यहाँ पर सूजी का कपड़ा गंदा कर देता है उसके ऊपर खाना गिराकर। तो फिर ये आदमी सूजी को चिल्लाने लगता है कि वो किस तरीके से खिला रही है कि ठीक से उसके बच्चे को हैंडल ही नहीं कर पा रही। तो फिर भी सूजी यहाँ पर उसके बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही होती है और जो तभी उसे देख लेता है कि वो यहाँ पर है। फिर इतने में ये बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सूजी के ऊपर पानी फेंकने जा रहा होता है। तभी जल्दी से जो यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है। तो फिर वो बच्चा इस आदमी से कंप्लेन करने लगता है कि डैड देख लो। तो वो आदमी यहाँ पर सूजी को चिल्लाने लगता है कि मेरा बच्चा तुम पर पानी फेंक रहा था तो तुम हटी क्यों, और हाँ तुम यहाँ मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आई हो ना, तो किसी और मैन के साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हो तुम। रुको मैं अभी तुम्हारी उस आंटी को कॉल करता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि तुम्हारी यहाँ पर किस तरीके की हरकत चल रही है और उन्होंने तुम्हें कैसे पाली है। सूजी कहने लगती है कि प्लीज़ नहीं, मेरे आंटी को कॉल मत करना। तो अभी वो बंदा हंसते हुए कॉल लगाने जा रहा होता है। तो यहाँ पर जो तुरंत ही अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और वो लोग फिर इस आदमी को पकड़ के रोक लेते हैं। और फिर असिस्टेंट इस आदमी को बताने लगता है कि ये रेस्टोरेंट किसी और का नहीं, मेरे बॉस मिस्टर जो का है और वो इस कंपनी के CEO है। ये सुनते के साथ ही आदमी शॉक होता है और यहाँ पर असिस्टेंट उसके फ़ोन से सूजी की आंटी का नंबर भी डिलीट कर देता है और उसे धमका देता है कि वो दोबारा उन्हें कॉल करके सूजी के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत भी ना करे। तो फिर वो आदमी यहाँ पर जो से तुरंत ही सॉरी बोलता है और अपने बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर सूजी यहाँ पर जो को थैंक्स करती है, लेकिन वो कहती है कि उसे कैसे भी करके उसे अपने ब्लाइंड डेट को शादी के लिए मनाना होगा क्योंकि वो ये ब्लाइंड डेट फेल नहीं होने दे सकती है। तो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसे बंदे से शादी करोगी। तो वो कहती है कि माना वो बहुत ज़्यादा टेरिबल है, लेकिन कम से कम उसकी वजह से मैं उस घर से तो निकल सकती हूँ। तो फिर कहता है कि लेकिन मैंने तुम्हें अपना कार्ड दिया था तो तुमने मुझे हेल्प के लिए क्यों नहीं कॉल करी। तो कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे, तुम बस मुझे पैसे दे सकते हो और पैसों से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो कहता है कि यानी मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कहती है कि हाँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, मैंने अपनी मर्ज़ी से उस रात तुम्हारी हेल्प की थी। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, तो तुमने अपनी मर्ज़ी से एक स्ट्रेंजर की हेल्प की और ऊपर से वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तब यहाँ पर असिस्टेंट ही सुनकर खुश हो जाता है कि बॉस फाइनली किसी लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं और तभी बॉस ऐसी लड़की के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे।
तभी यहाँ पर सूजी उसे कहती है कि तुम यही समझ लो कि मैंने बस अच्छा काम करी, और वो फिर उसे कहती है कि मुझे चलना होगा। तो जो उसे रोकता है कि नहीं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, तो मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस मंगवाया हूँ, पहले चेंज कर लो फिर जाओ। तो सूजी मान जाती है, वो उसे ड्रेस दे देता है, और यहाँ पर फिर सूजी होटल के एक रूम में जाकर अंदर वॉशरूम में चेंज कर लेती है, और जो बाहर ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है, और वो यही सोच रहा होता है कि इस लड़की से शादी करना इतना बुरा भी नहीं होगा। फिर जैसे यहाँ पर सूजी अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाती है, तो जो उसे कह रहा होता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए उसे एक पर्सन इंट्रोड्यूस करना चाहता है ताकि उसकी शादी हो जाए। सूजी मना करने लगती है कि नहीं, जाने दो। तो कहता है कि तुमने तो अभी पूछी भी नहीं कि वो पर्सन कौन है। सूजी कहती है कि नहीं, जो भी मुझसे शादी करेगा वो भी मेरी वजह से हर्ट हो जाएगा, और मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ। वो कहती है कि क्यों ना बस आप मुझे वो पैसे दे दो जो आपने मुझे देने के लिए बोले थे, मेरे लिए वो 3 लाख काफ़ी होंगे। तो कहता है कि लेकिन तुमने बोली थी कि पैसों से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो सूजी कहती है कि आपने ऐसी मेरी हेल्प कर दी, अब वो पर्सन मेरी आंटी को कॉल नहीं कर पाएगा, तो फिर ऐसे मेरी आंटी को कुछ पता नहीं चलेगा, और मैं ये 3 लाख लेकर अपनी आंटी को जाकर दे दूंगी और उन्हें बोलूँगी कि वो आदमी मुझसे शादी करने के लिए मान गया है, और इस तरीके से मैं उस घर से निकल जाऊंगी और अपनी कली के घर पे जाके रह लूँगी। तो कहता है कि लेकिन झूठ कब तक छुप पाएगा, तुम्हारी आंटी को पता लग ही जाएगा एक दिन। सूजी कहती है कि लेकिन अभी यही करना सही होगा, एक काम करते हैं, आप मुझे वो 3 लाख उधार पे दे दो, मैं IOU लेटर भी लिख देती हूँ। तो वो मना करता है कि नहीं, मैं कोई उधार पे नहीं दे रहा हूँ। वो उसे ऐसे ही दे देता है और कह देता है कि ये उसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उसे देना तो था ही। और फिर वो अपनी कार से उसे उसके घर तक छोड़ देता है और उसके फ़ोन में अपना नंबर भी सेव करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल करना। सूजी फिर उसे थैंक्स करके उसकी कार से निकल के चली जाती है और असिस्टेंट जो से इस बारे में पूछ रहा होता है कि बॉस, आपको जब वो पसंद है तो आपने आखिर कोई तरीका क्यों नहीं निकाला उस लड़की को रोकने का। तो जो इस पर कहता है कि वो मुझे ज़रूर कॉल करेगी। फिर सूजी घर आकर अपनी आंटी को ये 3 लाख का कार्ड दे देती है और बताती है कि वो उसका ब्लाइंड डेट उससे शादी के लिए मान गया है और ये उसने ब्राइड प्राइस भी दे दिया। तो उसकी आंटी को यकीन नहीं आ रहा होता है कि फिर वो घर क्यों नहीं आया उसके साथ। वो तुरंत ही उसे कॉल लगा के पता करना चाह रही होती है पर कॉल लग ही नहीं रहा होता है। तो फिर यहाँ पर सूजी कहती है कि आप पहले देख लो ना, अगर इस कार्ड में पैसे होंगे तो फिर आपको भी तो यकीन हो जाएगा। तो आंटी मान जाती है कि ठीक है, मैं कार्ड चेक करती हूँ, अगर इसमें पैसे होंगे तो फिर तुम उसके घर चली जाना और जब तक तुम अपना सामान पैक कर लो। तो सूजी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर मैं पैक करती हूँ। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ अपनी लगेज पैक कर रही होती है, तभी इतने में उसका अंकल यहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहने लगता है कि वो सब अच्छे से जानता है कि वो कोई उसका ब्लाइंड डेट उससे शादी के लिए नहीं माना है और ये पैसे वो कहीं और से लेकर आई है, वो क्योंकि इस घर से बस भागना चाहती है। तो सूजी फिर डरने लग जाती है और कैसे भी करके फिर वो अपने रूम में आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो भी वो यहाँ दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है। सूजी जल्दी से फिर जो को कॉल करती है और उसे बताने लगती है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे यहाँ बचाने आ सकते हो। तो फिर वो उसके घर का एड्रेस पूछता है। सूजी जैसे ही उसे एड्रेस बताती है तो अभी फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो सोचती है कि ऐसे टाइम पर फ़ोन बंद होना था। फिर सूजी का ये अंकल कैसे भी करके उसका दरवाज़ा तोड़ देता है और सूजी को यहाँ पर हैरेस करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है तभी इस टाइम पर यहाँ पर जो पहुंच जाता है और वो तुरंत ही इस अंकल को मार के सूजी को बचाता है और फिर वो जल्दी से सूजी को उठाता है और कहता है कि तुम ठीक हो। तो कहते हैं कि हाँ। फिर ये अंकल पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो। जो कहता है कि पक्का ये पहली बार नहीं था जिस बार इसने तुम्हें परेशान किया, तभी तो तुम इस घर से निकलना चाहती थी, है ना। जो पूछता है कि क्या मैं इसे अरेस्ट करवाने के लिए पुलिस को कॉल करूं। तो सूजी मना करती है कि नहीं, रहने दो, वैसे भी ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ और यहाँ आसपास के नेबर्स को पता चलेगा तो वो लोग मेरे बारे में ही बोलेंगे कि मैं बहुत ही अनग्रेटफुल हूँ। फिर जो कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके चलता हूँ। तो सूजी कहती है कि ठीक है, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। फिर वो जब पैक कर रही होती है तो वो उसका जगह देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर सोती थी, तुम्हारे पास रूम नहीं है। तो फिर वो बताती है कि इस घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम है, एक में अंकल आंटी, और क्योंकि मेरी कज़िन मुझे साथ में रूम नहीं शेयर करने देती तो इसलिए मुझे यहीं पर रहना पड़ता है। तो फिर ये जानकर जो को बहुत बुरा लगता है कि इसकी लिविंग कंडीशन तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ख़राब है। फिर सूजी देख रही होती है कि कैसे उसका असिस्टेंट उसके अंकल को मार मार के सबक सिखा रहा होता है और वो उसे इतना मार मार के उसके हाथ डिसेबल कर देता है और इस बारे में जो को बताने लगता है कि बॉस अब ये कुछ दिनों के लिए डिसेबल पड़ा रहेगा और कुछ नहीं कर सकता है। जो पूछता है कि अगर तुम्हें ये पनिशमेंट कम लगे तो मैं इसे और सबक सिखा सकता हूँ। सूजी मना करती है कि नहीं, रहने दो, इतना काफ़ी है। तब इतने में फिर यहाँ पर सूजी की आंटी आ जाती है और वो उसके अंकल का ऐसा हाल देख कर उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने यहाँ अपने अंकल को पिटवाई हो, तुम कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हो। सूजी फिर अपने अंकल के बारे में बोलने लगती है तो उसकी आंटी कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक खड़ी हो ना, तुम्हें तो कुछ हुआ नहीं है।
तुमने जो भी अब तक खाई पी हो ना और यहाँ पे रही हो, वो सब अपने अंकल के कमाए हुए पैसे खाई हो। हमने तुम्हें पाले और तुमने हमें ये नतीजा दियो। सूजी फिर चुप हो जाती है। तो यहाँ पर जो उसका हाथ पकड़ता है और उसका साथ देते हुए उसकी आंटी को चिल्लाता है कि यानी आपको सब पता था कि आपका हस्बैंड कैसे सूजी के पीछे पड़ा हुआ था और वो ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर कैसे आप लोगों को झेल रही थी, फिर भी आप यहाँ पर अपने उसी हस्बैंड की साइड ले रही हैं। तो फिर आंटी चिल्लाती है कि तुम हो कौन, और वो इन दोनों को हाथ पकड़े हुए देखकर सूजी से कहने लगती है कि तुम्हारी शादी हो रही है और तुमने कोई और वाइल्ड मैन ढूंढ ली, तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो। तो यहाँ पर फिर जो ने बताता है कि असल में वही उसका फियांसी है, उसके साथ ही उसकी शादी होने वाली है। वो बताता है कि वो ब्राइड प्राइस के 3 लाख भी उसने ही दिया था। तो आंटी मानने को तैयार नहीं होती और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर जो बताता है कि सूजी उस दिन गलती से मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आ गई थी और मुझे वो पहली नज़र में पसंद आ गई, तो इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप नहीं मान रही है तो ठीक है, फिर मेरे ब्राइड प्राइस के वो 3 लाख मुझे वापस दो। तो फिर आंटी कह देती है कि तुमने अब वो पैसे दे चुके हो, हम रिटर्न नहीं देंगे। तो फिर जो भी कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी होने वाली वाइफ को फिर लेके जा रहा हूँ। वो यहाँ पर सूजी को लेके जाने लगता है। तो आंटी उसे रोकती है और कहती है कि तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम लोगों ने पहले मेरे हस्बैंड को मारा है तो उसके पहले एक्सप्लेनेशन दो। तो सूजी फिर हिम्मत करके अपनी आंटी को चिल्लाती है कि यहाँ पर उसका जो हस्बैंड है वो उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहा था, वो तो टाइम पर जो आ गया और उसने उसे बचा लिया। वो कहती है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, फिर पुलिस ही सब हैंडल करेगी। तो उसकी आंटी चिल्लाती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को कॉल करोगी। वो उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो जो तुरंत ही उन्हें रोक देता है। तो फिर यहाँ पर सूजी हिम्मत करके फिर अपनी आंटी को और चिल्लाती है कि आखिर मैं क्यों नहीं कॉल करूँगी पुलिस को, मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कर लूँगी। आपने मुझे अनग्रेटफुल बोल ही दिया है तो अब मैं वो बन के दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर नेबर की आंटी इन लोग को देखने लगती है और आपस में बातें करने लगते हैं कि कितनी बेचारी है, ये अंकल आंटी उसे परेशान करते रहते हैं उसके। और फिर ये नेबर आंटी सूजी को रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि क्या वो यहाँ घर से भाग रही है। तो सूजी बताती है कि नहीं, मेरी शादी हो रही है और ये मेरा फियांसी है और ये मुझे पिक करने के लिए है। तो फिर आंटी कहने लगती है कि लेकिन आखिर तुम कितनी अनग्रेटफुल वाली हरकत कर रही हो ना, तुम्हारे अंकल आंटी ने तुम्हें पाले थे और तुम उनका फ़ायदा लूटने के बाद ये सब करके जा रही हो। तो फिर जो बताने लगता है कि मैंने उन्हें ब्राइड प्राइस के पूरे 3 लाख दिया, जो कि उन्होंने जो सूजी को पाले उसका भरपाई करने के लिए काफ़ी है और बल्कि बहुत ज़्यादा भी है। ये सुनकर तो यंग आंटीज बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे, और फिर वो लोग उसे जो के साथ जाने दे देते हैं। फिर ये दोनों आंटीज़ यहाँ पर आकर सूजी की आंटी को कहने लगती है कि वो लोग कितने ज़्यादा बेशरम है जो इतने सारे पैसे लेने के बाद भी अपनी नीस को परेशान कर रहे थे। तो वो आंटी चिल्लाने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर गॉसिपिंग मत करो, निकलो यहाँ से। तो फिर ये लोग यहाँ पर इनके ऊपर भी गुस्सा होते हैं कि कितनी बेशरम है, अपनी इस नीस को सर्वेंट की तरह काम करवाती थी घर पे और इसके अंदर कोई शर्म भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सूजी और जो बाहर आते हैं तो सूजी तुरंत ही जो को थैंक्स कर रही होती है कि आज उसने उसकी इतनी बड़ी हेल्प की है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं आपको थैंक यू कैसे करूँगी। तो फिर जो कहता है कि मैंने जो किया वो तो मेरा फ़र्ज़ था करना। सूजी बता रही होती है कि वो टैक्सी से अपनी फ्रेंड के घर पर रहने के लिए चली जाएगी और वो कहती है कि लाओ लगेज में उठा लेती हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं आप रहने दो और वो उसे लेकर जाता है। तभी जो सूजी को याद दिला रहा होता है कि तुम भूल गई क्या, अभी तुमने क्या बोली थी कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ और हम लोग अभी जल्दी शादी करने जा रहे हैं, तो चलो फिर 1 घंटे में सिविल अफेयर्स ब्यूरो खुल जाएगा, हम लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो वो कहती है कि मैं तो बस अपनी उस नेबर आंटी को यहाँ से भगाने के लिए उन्हें झूठ बोल रही थी। तो जो कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हारी आंटी तो ऐसे तुम्हें छोड़ेगी नहीं अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो वो कहती है कि लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप ऐसी वजह से मुझसे शादी करो, आपने तो बोला था ना कि आप मेरी जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेंगे। तो जो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम वैसे टाइप की लड़की नहीं हो, सॉरी पहले मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था लेकिन अब मुझे पता लग गया है। वो से बताता है कि वैसे भी मेरी फैमिली भी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो सोचो हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं तो हम दोनों को ही फ़ायदा है। तो कहती है कि नहीं आपको इस वजह से मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे पहले आपके स्टेटस के बारे में पता होता तो मैं कभी आपको शादी के लिए पूछती नहीं। तो जो बताता है कि मैं कोई उस रात की वजह से तुम पर एहसान करने के लिए शादी नहीं करना चाहता, बल्कि मेरी मॉम है जो बार बार मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही है और उनसे बचने के लिए मुझे शादी करनी चाहिए, तो क्यों ना तुम मुझसे शादी करके मेरी हेल्प कर दो। तो सूजी सोचती है कि अच्छा तो इसे अपनी फैमिली से बचने के लिए एक शील्ड की ज़रूरत है, तो वो मान जाती है कि ठीक है। फिर दोनों ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं और सूजी उसे कहने लगती है कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिवोर्स के बाद वो कोई भी उसके एसेट्स वगैरह नहीं लेगी और अगर उसे यकीन आ रहा हो तो वो अभी उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। तो जो कहता है कि अभी तुम ये सब मत बोलो, अब भी हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिए तो ये सब बोलना बैड लक होता है।
तो मान जाती है कि ठीक है। फिर जो से उसका भी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है और कहता है कि इसे मैं अपने पास रखता हूँ, तो चलो अभी हम मेरे घर चलते हैं। फिर जैसे दोनों बाहर आते हैं तो यहाँ पर असिस्टेंट इस बारे में जो को बताने लगता है कि कंपनी में एक बिजनेस पार्टनर उससे मिलने आया है और ऑफिस में उसका इंतजार कर रहा है। सूजी ये सुनकर फिर जो से कहने लगती है कि मिस्टर जो आप अपने काम करने जाओ, मैं अकेले सब संभाल लूंगी। तो जो कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपने ड्राइवर को कह देता हूँ, वो तुम्हें घर तक छोड़ देगा। फिर सूजी यहाँ पर ड्राइवर के साथ जो के घर तक पहुंचती है और वो अपना लगेज लेकर अंदर आने वाली होती है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम बाहर आवाज देने लगती है कि जो तुम अभी घर में आने के बजाय यहाँ से चले गए। वो सूजी को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो और आखिर तुम जो की कार से कैसे निकली। तो सूजी बताने लगती है कि मिस्टर जो काम में अभी बिजी है। तो फिर उसकी मॉम कह रही होती है कि वो बस ये सब नाटक कर रहा है, बस ब्लाइंड डेट से बचने के लिए। सॉन्ग कितनी अच्छी लड़की है, पर उसे पसंद ही नहीं आ रही है। तो सूजी इन्हें देखकर सोचती है कि अच्छा, तो ये मिस्टर जो की मॉम है, क्या मैं फिर इन्हें बता दूं कि मैंने और मिस्टर जो ने शादी कर ली है। फिर मॉम पूछती है कि वैसे तुम हो कौन, बताओगी। सूजी बतानी चाह रही होती है तो वो कहती है कि मैं समझ गई, तुम यहाँ की न्यू मेड हो ना, ठीक है फिर अंदर आ जाओ। और फिर वो तुरंत ही अंदर चली जाती है। तो सूजी अपने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती और फिर मेड यहाँ पर सूजी को अंदर मेड वाला रूम दिखा देती है। तो सूजी तो एक खुद का ऐसे रूम पाकर बड़ी खुश हो रही होती है। और फिर सूजी देखती है कि जो की मॉम अभी भी गुस्से में बैठी हुई है और वो हाउसकीपर आंटी को तुरंत ही जो को कॉल करके घर बुलाने के लिए बोल रही होती है। तो सूजी सोचती है कि मिस्टर जो की मॉम तो उनकी शादी करवाने के लिए इतना पीछे पड़ी है, इसी वजह से उन्होंने मुझे शील्ड के तौर पे यूज़ करने के लिए मुझसे शादी की है। वो सोचती है कि लेकिन अगर मैं अभी इन्हें बता दूंगी कि मैं ही मिस्टर जो की वाइफ हूँ तो ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगी। नहीं, मैं इन्हें अभी नहीं बता सकती। फिर मुझे अभी के लिए कोई तरीका निकालना होगा मिस्टर जो की मॉम को शांत करने का। फिर यहाँ पर हाउसकीपर आंटी कहती है कि ठीक है मैं कॉल लगाती हूँ। तभी यहाँ पर आकर सूजी उन्हें रोकने लगती है कि अभी आप कॉल मत लगाओ। तो फिर जो कि मामू से चिल्लाती है कि तुम एक मेड होकर मुझे रोकोगी। सूजी उन्हें बताने लगती है कि मैडम अगर आप चाहती हैं कि मिस्टर जो आपको अवॉइड ना करे तो मेरे पास एक रास्ता है। फिर वो जो की मॉम को अच्छे से बात करते हुए उन्हें अपनी बातों में लेने की कोशिश करती है और उन्हें बता रही होती है कि मिस्टर जो अभी बस काम में बहुत ज़्यादा बिजी है और उनके लिए अभी काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपनी कंपनी को अभी एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचाना चाहते हैं। और मिस्टर जो को लग रहा होगा कि आप बार बार उनके लिए ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही है और उनकी शादी के पीछे पड़ी है, तो आप उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहती हैं। तो मॉम कह रही होती है कि मैं कोई उसके काम के बीच में नहीं आना चाहती हूँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि कम से कम वो कोई रिलेशनशिप तो स्टार्ट करे। आज तक वो कभी कोई रिलेशन में रहा ही नहीं। तो सूजी भी ये जानकर शौक होती है कि जो अब तक सिंगल था। जो की मॉम अपना कंसर्न बता रही होती है कि उन्हें भी जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। तो फिर सूजी उन्हें कहती है जैसे आपने अभी कहा कि आपका और आपके हस्बैंड का रिलेशन इतना अच्छा है, तो मिस्टर जो इतने लविंग होम में बड़े हुए, तो इसलिए वो ऐसी कोई भी लड़की के साथ सेटल नहीं होना चाहते। तो मॉम कहती है कि मैं भी कोई नहीं चाहती हूँ कि वो अपनी नापसंद की लड़की से शादी करे, मैं तो बस चाहती हूँ कि वो ब्लाइंड डेट पर जाने की कोशिश तो करे। तो फिर इस पर सूजी बताती है कि असल में वो अभी बिजी है ना, आप बस उन्हें थोड़ा और टाइम दे दो। मुझे यकीन है मिस्टर जो इतने एक्सीलेंट है तो उन्हें वैसे ही वाइफ ज़रूर मिलेगी, लेकिन अगर आप उन्हें ऐसी फोर्स करेंगी तो फिर वो आपसे ऐसे ही दूर होंगे। तो जो की मॉम यहाँ पर फिर उसकी बातों में आ जाती है। उसी कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं मिस्टर जो के ऊपर नजर रखूंगी, जैसे ही उनकी लव लाइफ में कोई प्रोग्रेस होगा तो मैं आपको बताती हूँ। तो फिर ये सुनकर जो की मॉम खुश हो जाती है और फिर वो सूजी को ये काम देकर चली जाती है। सूजी खुश होती है कि अच्छा हुआ, जो की मॉम को बिल्कुल भी मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, अब आराम से जो के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। फिर हाउसकीपर आंटी भी यहाँ सूजी की तारीफ करती है कि उसकी काम करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो कहती है कि कल से मैं तुम्हारा काम अरेंज करूँगी, आज तुम रेस्ट करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो कंपनी में होता है और यहाँ पर जैसे ही उसका बिजनेस क्लाइंट यहाँ से उससे बात करने के बाद चला जाता है तो असिस्टेंट उसे बैड न्यूज़ बताने लगता है कि असल में उसकी मॉम उसके घर पे आई हुई थी और जब हमने मिस सूजी को वहाँ पर छोड़े तो वो पहले से थी। तो फिर मुझे लगता है कि मैडम जितनी गुस्से वाली है तो उन्होंने पता नहीं मिस सूजी के साथ क्या करी होंगी। तो इस सुनते के साथ ही जो को भी फिक्र होती है और वो घर जाने के लिए निकलता है। फिर जो घर पहुँच अपनी हाउसकीपर आंटी से पूछने लगता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। तो वो कहती है कि यहाँ पर तो आपकी कोई वाइफ नहीं आई। तो कहता है कि मैंने तुम्हें उसकी फ़ोटो भी सेंड किया था, क्या तुमने देखी नहीं। तो कहती है कि आज फ्री टाइम नहीं मिला और उन्होंने अपना फ़ोन नहीं चेक करी। फिर जैसे ही वो यहाँ फ़ोटो देखती है तो कहती है कि ये तो आज की आई हुई न्यू मेड है ना। तो जो डांटता है कि यही मेरी वाइफ है, आखिर तुम लोग कैसे काम करते हो। फिर वो तुरंत ही सूजी से मिलने जाता है और सूजी यहाँ पर अपना लगेज में से कपड़े निकाल कर रख रही होती है और उसे देखकर जैसे ही वो उसके पास जा रही होती है तभी वो लगेज से टकरा कर गिरने लगती है। तो वो जल्दी से पकड़ता है और फिर उससे पूछता है कि तुमने क्या सच में यहाँ पर मेड बन के रहने का डिसाइड करी हो, जो यहाँ मेड वाले रूम में भी आ गई। तो सूजी बताती है कि असल में
मैं आपकी मॉम को बताने से डर रही थी, मुझे लगा था कि वो गुस्सा हो जाएंगी और वो इसके लिए उससे सॉरी बोलने लगती है। तो जो कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है और तुम फिक्र मत करो, अभी तुम बस मेरी मॉम को अवॉइड करो, मैं जल्द से जल्द उन्हें हमारी शादी के बारे में बताता हूँ। तो सूजी कहती है कि लेकिन मुझे लगता है कि आपकी मॉम बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने बस उनसे थोड़ी सी रीज़नेबल बातें करी और वो फिर समझ गई कि आपको वो फिर बैंड डेट के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगी। तो जो उसकी तारीफ़ करने लगता है कि तुम्हारी मेरी मॉम को मनाने वाली स्किल्स तो कितनी अच्छी है। वो कहता है कि लेकिन मेरी मॉम के जाने के बाद तुम्हें हाउसकीपर आंटी को तो बता देना चाहिए था ना कि तुम कौन हो, आखिर अब तुम इस घर की मैडम हुई, ऐसी जगह पे कैसे रह सकती थी। तो सूजी कहती है कि ये जगह भी तो अच्छा ही है। तो जो कहता है कि लेकिन ये मेड का रूम है। तो कहती है कि तो भी तो ये है तो प्राइवेट रूम ना, और ऊपर से यहाँ पर एसी भी है। तुम्हें पता है मेरा कितना पुराना सपना रहा है कि मुझे खुद का रूम मिल जाए। तो कहता है कि लेकिन अब तुम्हारा वो सपना नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हें रूम शेयर करना पड़ेगा। तो फिर वो अपसेट होते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बाकी मेट्स के साथ रूम शेयर कर लूँगी, बस यहाँ पर तो मुझे लिविंग रूम में नहीं रहना मिलेगा ना। तो जो कहता है कि तुम कितनी बुद्धू हो, अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगी। मेरी आंटी से कह दूंगा कि वो तुम्हारा सामान मेरे बेडरूम में शिफ्ट कर दे, तो तुम चलो मेरे साथ। फिर इसके बाद मेरी आंटी यहाँ पर सूजी के लिए पूरा वार्डरोब दिखा रही होती है जो कि न्यू कपड़ों से भरा होता है। तो वो कहती है कि ये सब तो बहुत ही एक्सपेंसिव कपड़े, मैं सिर्फ अपने कपड़े पहनूंगी क्योंकि ये सब तो मैं अपनी जॉब पर नहीं पहन के जा सकती हूँ। तभी यहाँ पर फिर जो आता है और वो आंटी को जाने बोलता है और सूजी से कहता है कि तुम क्या अभी भी वो जॉब करने वाली हो। तो सूजी कहती है कि क्या हुआ, मेरी जॉब बहुत अच्छी है। तो कहता है कि नहीं नहीं, क्लब में काम करना सही नहीं होगा। तो सूजी बताती है कि अरे वो तो बस मेरी पार्ट टाइम जॉब थी और उस दिन मेरा फर्स्ट डे था। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। सूजी बताती है कि वो एक कपड़ों के स्टोर में सेल्स पर्सन की जॉब करती है और वो अपने काम में बहुत अच्छी भी है, हर बार वो फर्स्ट एम्प्लॉय का ही रैंक जीतती है। सो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर जॉब करनी है तो तुम कर सकती हो और अगर कभी क्विट करना हो तो वो भी कर सकती हो, मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूंगा। ऐसा बोलकर वो उसे अपना कार्ड दे रहा होता है और कहता है कि इसके अंदर 1 मिलियन है और मैं हर महीने तुम्हें इसमें 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा, तुम्हारा खर्चा, तुम इससे जो चाहे वो ले सकती हो। तो सूजी मना कर रही होती कि नहीं, तो भी वो देता है और कहता है कि आप तो मेरी वाइफ हो तो ये सब तुम्हारा ही है। फिर जो सूजी से उसके परफ्यूम के बारे में पूछ रहा होता है तो बताती है कि उसने तो कोई परफ्यूम लगाया ही नहीं है और फिर वो चाय हो जाती है तो जल्दी से शावर लेने का बहाना करके बाथरूम जाती है और फिर वो अपनी कलीग को मैसेज करके बता देती है कि वो अभी कोई उसके घर पे नहीं आएगी रहने के लिए और वो कल उसे काम पे मिलकर सब बताएगी। तो वो लोग अब कल मिलते हैं। फिर जो जैसे यहाँ बैठ पे आके लेट होता है तो सूजी जल्दी से सोने का नाटक कर रही होती है। तभी जो जैसे ही लाइट बंद करने जाता है तो सूजी यहाँ नर्वस हो रही होती है। जो उसे कहता है कि वैसे तो मैं कुछ करने वाला नहीं था लेकिन तुम चाहती हो तो मैं कर सकता हूँ। वो उसे किस कहने लगता है। फिर सूजी सोने का बहाना कर रही होती है तो वो कहता है कि ठीक है फिर सो जाते हैं और वो फिर उसे हक करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि यहाँ पर सूजी की आंटी अपने उस हस्बैंड का ख्याल रख रही होती है और यहाँ पर सूजी की कजिन को गुस्सा आ रहा होता है कि सूजी ने मेरे डैड का ये हाल करवा दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी मॉम मना कर रही होती है कि रहने दो, अब उसने जिस बंदे से शादी करी है वो बहुत ही पावरफुल लगता है। तो भी यहाँ पर लिन को यकीन नहीं आ रहा होता है। वो कहती है कि मैं जाकर उसे सबक सिखा के रहूँगी, मुझे पता है वो कहाँ काम करती है। फिर सूजी यहाँ अपनी जॉब पर होती है और तभी उसकी कलीग उससे पूछ रही होती है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी आंटी तभी तुम्हें घर से निकलने देंगी जब तुम शादी कर लोगी। तो फिर सूजी स्माइल कर रही होती है तो उसकी फ्रेंड समझ जाती है और कहती है कि यानी तुमने शादी कर ली, फिर बताओगी नहीं वो कैसे टाइप का पर्सन है और वो हैंडसम है कि नहीं। तो सूजी कहती है कि थोड़ा स्लो बोलो, मैनेजर सुन लेगी। फिर वो जो के बारे में याद कर रही होती है कि वो जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तो कितना हैंडसम लग रहा था। वो फिर उसके बारे में सोचते हुए से बता रही होती है कि वो बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप का है। तो कह रही है कि यानी फिर तो उससे बात करना कितना मुश्किल रहता होगा। वो पूछती है कि वो अमीर है कि नहीं। तो सूजी उस बारे में उसे क्लियरली नहीं बता रही होती बल्कि कह रही होती है कि उसका घर यहाँ से कितना दूर है। ये सुनकर उसकी कलीग उसकी फिक्र करने लगती है कि कहीं वो जंगल में तो नहीं रहता है, तुमने कैसा पर्सन ढूंढ लियो, माना तुम्हें अपनी आंटी से बचने के लिए शादी करनी थी तो तुमने ऐसे ही किसी पर्सन को ढूंढ ली, ये तो तुम्हारे साथ कितना अनफेयर हुआ। तो सूजी कहती है कि नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सोचती है कि बस एक ही चीज़ बुरी है कि शायद ये शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतने टाइम में बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी। उसकी कलीग कहती है कि लेकिन चलो एक तो अच्छी बात है कि अब तुम्हारी आंटी की फैमिली तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। सूजी भी कहती है कि हाँ मुझे भी यही उम्मीद है। तभी इतने में यहाँ पर उसकी कजिन लेन उसे परेशान करने पहुँच जाती है और वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता था कि तुमने किसी गरीब बंदे से ही शादी करी होंगी, क्योंकि अगर वो इतना पावरफुल और अमीर होता तो थोड़ी ना तुम्हें यहाँ पर वापस जॉब करने देता। सूजी कहती है कि तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। तो लिन कहती है कि तुमने और तुम्हारे हस्बैंड ने मिलकर मेरे डैड को मारा है, तो तुम दोनों को चल के मेरे डैड के सामने नील डाउन करके माफ़ी मांगना होगा। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर लिन उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करती है, उसके बारे में सभी को झूठ बताते हुए कि कैसे उसके मॉम डैड ने उसे पाले और ये उन लोगों को छोड़कर चली गई, इतनी अनग्रेटफुल है वो।
तो यहाँ पर सूजी उसे कहने लगती है कि आखिर तुम बार बार मुझे क्यों टारगेट करती रहती हो, बचपन से ही तुम्हारा देख रही हूँ। तो फिर लिन बचपन की चीज़ याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी मॉम सूजी को लेकर उनके घर पे रहने के लिए आ गई थी और बता रही थी कि अब उसके मॉम डैडी इस दुनिया में नहीं है और वो ही उसकी बायोलॉजिकल आंटी है। तो अब उसे यहाँ पर उसे अपने घर पे रखना होगा क्योंकि लोग फिर क्या बोलेंगे उनके बारे में, इस वजह से। तो फिर यहाँ पर सूजी के अंकल तो मना कर रहे थे कि इस लड़की को क्या रखने की ज़रूरत है। तो फिर सूजी की आंटी ने बोली थी कि आखिर ये हमारी बेटी से थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है तो इससे हमें फ़ायदा भी बहुत अच्छा मिलेगा, तो अभी रख लेते हैं। तो फिर बचपन से ही लिन उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और लिन सूजी को कहने लगती है कि मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे सब चीज़ें तुमसे शेयर करनी पड़ गई। तो बताओ तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बचपन खराब हुआ है कि नहीं। तो सूजी कहती है कि तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, मुझे तुम्हारे घर पे सिर्फ तुम्हारी जूनी पुरानी चीज़ें यूज़ करने को मिलती थी और खाने को भी तुम लोग लेफ्ट ओवर्स देते थे। तो भी वो लिनो से कह रही होती है कि तो भी तो तुम्हें ये सब मिल रहा था ना और हमारे घर पे रहने को मिल रहा था, तुम्हें उसके लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए और तुम हो के तुमने मेरे डैड को मारी हो। फिर यहाँ पर उसने मैनेजर से भी बात कर ली होती है और मैनेजर सूजी को यहाँ से फायर कर रही होती है कि अब वो उसे यहाँ पर काम पे रखना ही नहीं चाहती। सूजी उसे मनाने की कोशिश करती है पर मैनेजर फिर भी नहीं मानती। तो सूजी फिर अपना बैच निकाल कर रख देती है। तो सूजी की फ्रेंड को बुरा लग रहा होता है कि ये कैसे उसे फायर कर दे रही है और वो उसकी कुछ हेल्प नहीं कर पाती। फिर यहाँ पर लिन सूजी को कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे घर से निकलने के बाद एक अच्छी लाइफ जियोगी, अब देखो तुम सड़ने वाली हो। तभी इतने में सूजी यहाँ पर जो को उसके सारे ऑफिस के लोगों के साथ आते हुए देखती है तो वो समझ जाती है कि वो मॉल की इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ है। फिर तभी इतने में लिन कहती है कि देखो अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अपने उस गरीब हस्बैंड को कॉल करो और उसे कह दो कि वो मेरी फैमिली से माफ़ी मांगे, फिर मैं मैनेजर से बात कर लूँगी तो शायद वो तुम्हें वापस जॉब दे दे। तो सूजी अपनी इस कजिन लिन से कहती है कि ये तुम सपने में ही सोचना और फिर वो तुरंत ही जो को कॉल लगाती है और जो यहाँ पहुँचकर उसे वाइफ कह रहा होता है और उसके सारे गार्ड्स भी सूजी को मैडम बोल रहे होते हैं। तो ये देखकर तो ये मैनेजर भी शॉक हो जाती है और सूजी की फ्रेंड को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मिस्टर जो सूजी का हस्बैंड है। फिर सूजी जो से पूछ रही होती है कि उसने उसे बताया नहीं कि वो इसी मॉल में इंस्पेक्शन के लिए आने वाला था। तो कहता है कि अरे वो मेरा लास्ट मिनट डिसीजन था। वो कहता है कि मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम्हारी वो आंटी की फैमिली तुम्हें यहाँ परेशान करने ना है। तो सूजी ये सुनकर सोचती है कि वो कितना ज़्यादा केयरिंग है उसके लिए। तभी जो कहता है कि लगता है मैंने सही बोला, वो लोग यहाँ तुम्हें परेशान करने आए है कहाँ पर वो लोग। फिर वो उसकी कजिन को देखकर पहचानता है और कहता है कि तुम सूजी की कजिन लिन हो ना। फिर लिन तो डर जाती है और कहने लगती है कि मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। तो फिर जल्दी से सूजी की फ्रेंड जो को बताने लगती है कि कैसे इसने आज उसकी इतनी सारी बेइज्जती करी और उसे मैनेजर के जरिए फायर भी करवा दी। और वो लिन से कहने लगती है कि तुम्हारी फैमिली ने तो बस सूजी को परेशान करे, तुमसे ज़्यादा तो खुश तो वो ऑर्फनेज में रह लेती। फिर इतने में असिस्टेंट यहाँ पर जो को बताने लगता है कि उसने लिन को अब फायर करवा दिए और सभी जल्दी कॉल आता ही होगा। फिर लिन को स्कूल से कॉल आ जाती है कि उसे फायर किया जा रहा है। तो ये सूजी को मनाने लगती है कि प्लीज़ अपने हस्बैंड को बोल दो कि वो मेरी जॉब वापस दिलवा दे। तो यहाँ पर जो सूजी से पूछता है कि तुम क्या इसकी हेल्प करना चाहती हो। तो सूजी मना करती है कि नहीं, इसने वैसे भी इम्प्रॉपर तरीके से वो जॉब हासिल करी थी मेरे हिस्से की ब्राइड प्राइस के पैसे देकर, तो इसे वो नहीं मिलना चाहिए। फिर यहाँ पर असिस्टेंट लिन से कह देता है कि मिस आप जा सकती है। तो फिर वो सूजी को गुस्से में देखकर चली जाती है और फिर ये मैनेजर तो सूजी से बहुत अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि तुम तो मेरी शॉप की सबसे बेस्ट एम्प्लॉई हो, तो मिस्टर जो आप यहाँ पर हमारी शॉप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर सूजी की फ्रेंड तुरंत ही बताती है कि लगता है तुम भूल गई हो, तुमने तो सूजी को फायर कर चुकी हो। तो कहती है कि नहीं, तभी मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने कोई फायर नहीं करी हूँ। तभी यहाँ पर जो सूजी से कहता है कि उसे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए खुद की शॉप खुलवा देगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे पैसे कैसे यूज़ कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि तुम समझ लो कि मैं तुम्हारा इन्वेस्टर हूँ। तो सूजी मान जाती है और फिर जो अपना काम के लिए चला जाता है। फिर सूजी की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि तुमने तो मुझे ठीक से बताई नहीं थी कि तुम्हारा हस्बैंड कोई और नहीं मिस्टर जो है, उसके लिए बहुत हैप्पी होती है। तभी यहाँ पर मैनेजर कहती है कि तुम क्या खुश हो रही हो, तुम्हारी थोड़ी ना मिस्टर जो के साथ शादी हुई है, जाओ अपना काम करो। तभी सूजी अपनी फ्रेंड को ऑफर देती है कि क्यों ना तुम अब मेरी शॉप में मेरे साथ काम करो। तो उसकी फ्रेंड तो खुशी खुशी मान जाती है और इस मैनेजर को कह देती है कि मैं अब ये जॉब क्विट कर रही हूँ और फिर दोनों इस मैनेजर को चिढ़ा के यहाँ से चले जाते हैं। फिर रात में जो घर पे आता है और सूजी से पूछता है कि क्या उसने अपनी नई स्टोर की जगह ढूंढ ली है। तो सूजी बताती है कि हाँ, शॉप का स्टाइल भी डिसाइड कर लियो। तो फिर कहता है कि ये तो अच्छी बात है। सूजी फिर उसे कह रही होती है कि लेकिन वो उसकी कितनी बड़ी हेल्प कर रहा है। तो फिर वो कहता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ है, तो तुम्हारे लिए चीज़ें करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो बताता है कि मैं शावर लेकर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो। तो फिर सूजी सोचती है कि उसका मतलब वो है। फिर वो उसका वेट करते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हो रही होती है। जैसे ही जो यहाँ पर आता है
तो वो सूजी से उसकी परमिशन मांगता है और फिर उससे किस करने लगता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जो जब ऑफिस में होता है तो वो सूजी और अपनी रोमांटिक नाइट के बारे में याद करते हुए खुश हो रहा होता है। तभी इतने में उसका असिस्टेंट उसे आवाज़ देने लगता है और कहता है कि बॉस आपको क्या हुआ है। तो जो फिर उसे डॉक्यूमेंट देता है और कहता है कि जाओ ये प्रोजेक्ट उन्हें दोबारा करने के लिए बोलो। तो ये सुनकर असिस्टेंट शॉक होता है कि इतनी बड़ी मिस्टेक के बाद भी बॉस गुस्सा नहीं हो रहे। लगता है आज उनका मूड सच में बहुत अच्छा है। फिर इतने में जो से मिलने के लिए उसकी मॉम यहाँ पर आई होती है और उसे कहती है कि डरो मत, मैं आज तुम्हें कोई ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स करने को नहीं आई हूँ और ना किसी को साथ लेकर आई हूँ। तो जो खुश हो जाता है कि सूजी ने लगता है मेरी मॉम को इतना अच्छे समझाई है कि अब तो वो बिल्कुल बदल गई। फिर उसकी मॉम कह रही होती है कि क्या हुआ, अब मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट के लिए फोर्स नहीं करूँगी तो तुम इतने ज़्यादा खुश हो गए, क्या तुम्हें ज़िंदगी भर सिंगल रहना है। तो कहता है कि मॉम अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी शादी कर लिया। तो उसकी मॉम शॉक होती है और पूछने लगती है कि वो कौन है और कौन सी रिच फैमिली की लड़की है। तो फिर वो बता रहा होता है कि कोई वो रिच फैमिली से नहीं है बल्कि एक नॉर्मल लड़की है जिसके कोई पेरेंट्स भी नहीं है और वो अपने अंकल आंटी के साथ रही है जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उसे परेशान करते थे, पर वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। उसकी मॉम कहने लगती है कि ऐसे कैसे तुमने किसी भी लड़के से शादी कर ली है, फिर मैंने सॉन्ग को तुम्हें इंट्रोड्यूस करी थी उसका क्या होगा, मैंने तो उसे बोल भी दी थी कि मैं तुम्हारी और उसकी शादी करवाऊंगी, मुझे लगा था कि तुम किसी और को पसंद ही नहीं करते हो, अब आखिर मैं सॉन्ग को क्या बोलूँगी। तो जो कहता है कि मॉम एक काम करते हैं, आप और डैड थोड़ा मेहनत करके मेरा एक छोटा भाई लेकर आ जाओ, फिर मैं सॉन्ग को अपनी सिस्टर इन लॉ बना लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मॉम उसका कान नोचती है और कहती है कि तुम ऐसी चीज़ें बोल कैसे लेते हो। फिर इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो को बुलाने के लिए कि उसकी मीटिंग का टाइम हो गया। तो जो फिर मीटिंग के लिए चला जाता है और फिर उसकी मॉम सोचती है कि आखिर उस मेड ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई कि जो ने शादी कर लिया। तो फिर वो सोचने लगती है कि मुझे खुद देखना पड़ेगा कि वो कौन लड़की है, मेरा बेटा इतना सीधा साधा है, वो आखिर किसी भी लड़की की चालाकी कहाँ ही समझ सकता है, ज़रूर वो कोई चालाक लड़की होगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ घर पे होती है और वो अपनी फ्रेंड के साथ कॉल पर अपने न्यूज़ स्टोर के बारे में चीज़ें डिस्कस कर रही होती है। तभी इतने में से आवाज़ आती है कि जो की मॉम घर पे आई हुई है, वो यहाँ पर सॉन्ग के साथ आई होती है और फिर सूजी से इस बारे में पूछने लगती है कि जो की शादी हो गई और उसने उसे बिल्कुल भी कोई न्यूज़ नहीं दी। तो सूजी बताती है कि मैं भूल गई थी। तो कहती है कि अच्छा कोई बात नहीं, जाओ उस लड़की को यहाँ लेकर आओ, मैं भी तो देखूँ वो कौन है। और यहाँ पर फिर सॉन्ग भी कह रही होती है कि हाँ देखना तो बनता ही है कि उसके क्या इंटेंशंस है। तो सूजी समझ जाती है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी आइडेंटिटी इन लोग को बताई नहीं तो फिर ये लोग मुझे यहाँ परेशानी करने आए होते। फिर सूजी बताती है कि मैडम असेंबली घर पे नहीं है और वो अपनी जॉब पर गई है। तो सुनते के साथ ही जो की मॉम कहने लगती है कि वो जॉब क्यों करने गई है, मेरा बेटा ऐसे बहुत पैसे कमाता है। तो फिर यहाँ पर सूजी इन लोग को एक्सप्लेन करती है कि मैडम ने कहा कि वो पैसे कमाने के लिए जॉब थोड़ी ना करती है बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ के लिए करती है। ये सुनकर जो की मॉम इम्प्रेस होती है और कहती है कि क्या सच में उसने ऐसा बोली। तो फिर सॉन्ग के उन्हें भड़काने की कोशिश करती है कि आंटी वो ज़रूर बस नाटक कर रही होगी ये सब काम करने का। सूजी बताती है कि मैडम बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो कहती है कि हस्बैंड वाइफ को साथ में काम करके पैसे कमाने चाहिए ताकि उन दोनों के बीच में चीज़ें कॉमन हो और दोनों ही मेहनत करके घर को आगे बढ़ाए। तो जो की मॉम इस बात को एग्री कर रही होती है। मॉम पूछ रही होती है कि वो क्या जॉब करती है। तो फिर सूजी बताती है कि कैसे वो एक स्टोर की सेल्स पर्सन थी और अब खुद की स्टोर खोल रही है। स्टोर का जो उसने डिज़ाइन बनाई होती है वो यहाँ पर जो की मॉम को दिखाने लगती है। तो जो की मॉम इम्प्रेस होती है कि उसकी डिज़ाइंस भी बहुत ही अच्छी है, वो तो बहुत ही क्रिएटिव निकली। सूजी और खुशी खुशी तारीफ़ें करते हुए अपना अभी नाम लेने जा रही होती है पर वो जल्दी से सेंटेंस चेंज करती है। फिर यहाँ पर सॉन्ग को बहुत चिढ़ लग जाती है और वो कहती है कि तुम थोड़ी ना वो जो इतनी ज़्यादा बकवासें करे जा रही हो। तब यहाँ पर फिर जो की मॉम पूछ रही होती है कि उसकी छुट्टी कब होगी। तो फिर सूजी बताने लगती है कि असल में टाइम फिक्स नहीं है क्योंकि अभी वो अपने न्यू स्टोर को खोलने का सोच रही है तो उसमें वो कभी भी आ सकती है। फिर यहाँ पर जो की मॉम पूछ रही होती है कि वो दिखती कैसी है। तो सूजी कहती है कि हाँ अच्छी दिखती है। तब यहाँ आंटी तो और भी ज़्यादा तारीफ़ें करने लगती है कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बॉस को भी बहुत पसंद है। तब इतने में जो घर पे आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गई। तब यहाँ पर फिर सूजी जो से ऐसे बात करने की कोशिश करती है कि मैडम घर पे नहीं है और यहाँ पर आपकी मॉम मैडम से मिलना चाहती थी। तभी फिर इसके पास सॉन्ग आकर खड़ी हो जाती है। वो उसे इग्नोर करते हुए यहाँ पर अपनी मॉम के पास बैठता है और कहता है कि मॉम आपको जो भी जानना है मुझसे पूछ लो। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि ठीक है फिर मुझे अपनी वाइफ की फ़ोटोज़ दिखाओ। तो कहता है कि मॉम अभी तो कोई फ़ोटोज़ नहीं है क्योंकि अभी हमने जल्दी तो मैरिज सर्टिफिकेट लिए, मैं किसी दिन फ़ोटो को आपके घर में लेकर आता हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर मॉम यहाँ से निकलने के लिए मान जाती है और सूजी से कहती है कि तुम्हारी जब मैडम आए तो उन्हें बोल देना कि मुझे उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो अगर ऐसी पैशनेट रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो सॉन्ग के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर लोग जब बाहर आते हैं तो सॉन्ग यहाँ पर जो की मॉम से कहने लगती है कि आप उस मेड की बातों पर यकीन मत करो, क्या पता वो भी उस लड़की के साथ मिली हुई होगी और झूठी उसकी तारीफ़ें कर रही होगी।
तो फिर जो की मॉम हंसकर कहती है कि तुम भी बातों में आ गई ना, मुझे तो लगता है कि जो ने कोई शादी किया ही नहीं है और ये सभी मिलकर उसके साथ नाटक कर रहे हैं, उसकी कोई वाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सुनकर तो सॉन्ग खुश हो जाती है और कहती है कि यानी कि अभी भी मेरे पास चांस है ना। तो फिर यहाँ पर जो की मॉम उसे समझा रही होती है कि असल में वो तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल ही नहीं मान रहे। मैं तो चाहती हूँ कि अब तुम उसके ऊपर टाइम मत वेस्ट करो, प्यार में कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है, तो तुम दोनों अब एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो। उससे अच्छा मैं किसी और को तुम्हारे लिए ढूंढती हूँ और मैं तुम्हारे लिए डाउरी भी अरेंज करूँगी, तुम फिक्र मत करो। तो फिर वो उन्हें थैंक्स करती है। फिर यहाँ पर जो की मॉम तो सूजी की तारीफ़ करने लगती है कि वैसे वो मेड भी कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है। वो मन में सोच रही होती है कि इतनी ज़्यादा टैलेंटेड लड़की के साथ अगर मेरा बेटा जो शादी कर ले तो भी मैं माइंड नहीं करूँगी। सॉन्ग कहती है कि यानी आपके कहने का मतलब है कि वो जो सारी डिज़ाइंस थी वो उस मेड ने ही बनाई थी। तो फिर वो बताती है कि उन्होंने उसके हाथ में पेन का निशान देखी थी। तो सॉन्ग सोचने लगती है कि यानी अगर जो की शादी नहीं हुई होगी तो भी तो उसके और उस मेड के बीच में कुछ भी चल सकता है। ऊपर से यहाँ आंटी भी उस मेड से बड़ी खुश है, तो मुझे कैसे भी करके उस मेड को यहाँ से निकालना होगा। दूसरी ओर सुजिया जो से पूछ रही होती है कि वो अचानक से घर आ गया। तो फिर वो बताने लगता है कि उसे जैसे पता लगा कि उसकी मॉम आई हुई है तो फिर उसे सुजी की फिक्र हुई थी। तो कहती है कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बस आज भी तुम्हारी मॉम को अपनी आइडेंटिटी नहीं बता पाई। वो अचानक से वो सॉन्ग के साथ आई थी तो मैं उन्हें ऐसे में सच बताने से डर रही थी। तो जो कहता है कि वैसे तुमने सही करी थी, अब देखो अगर तुमने उन्हें सच बता दी होती ना तो वो तुम्हारा टैलेंट नहीं जान पाती, लेकिन उन्होंने तुम्हारे काम की कितनी तारीफ़ करी। तो सुजी कहती है कि वो तो उन्होंने तुम्हारी वजह से करी होंगी। तो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारे डिज़ाइन सच में बहुत अच्छे हैं और मेरी मॉम फैशन इंडस्ट्री में काम कर चुकी है तो उन्हें बहुत नॉलेज है और उन्होंने अगर तुम्हारी तारीफ़ करी है तो वो सच्ची तारीफ़ है। तो ये सुनकर वो खुश होती है और कहती है कि मैं आगे भी बहुत मेहनत करूँगी और आंटी की एक्सपेक्टेशन पे उतरूँगी। तभी यहाँ पर जो सुजी को खींचता है और उसे अपने पर बैठा के उसे किस करने लग जाता है। तभी इतने में यहाँ हाउस कीपर आंटी आ जाती है इन लोग को डिनर के लिए आवाज़ देने के लिए और वो इन लोग को ऐसे देखकर कहती है कि मैं बाद में आती हूँ। तभी सूजी जल्दी से यहाँ पर जो से दूर होती और कहती है कि मैं भी जाती हूँ आंटी की हेल्प करने। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी अपनी डिज़ाइंस वगैरह बना रही होती है और तभी यहाँ पर जो शावर लेने के बाद उसके पास आके बैठ जाता है और उसे अपने ऐप्स दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। पर यहाँ पर सूजी बहुत ज़्यादा शाय फील करते हुए अपने काम पर ही फोकस कर रही होती है। तो वो सोचता है कि क्या इसे मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो यहाँ पर बॉडी शो करने के चक्कर में अपने आप को बीमारी कर लेता है और फिर मॉर्निंग में उसे इतना बुखार हो जाता है तो सूजी उसका ख्याल रख रही होती है और यहाँ पर उसे मेडिसिन वगैरह दे देती है। तो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि इन लोग के घर पे यहाँ सॉन्ग आई होती है और वो आंटी से कहने लगती है कि उस मेड को बुलाओ, मुझे आज उससे मिलना है। और उसकी पर आंटी कहने लगती है कि उसने आज छुट्टी ली है तो वो यहाँ पर नहीं आ सकती। तो भी ये जिद करने लगती है कि मेरे ऑर्डर फॉलो करो और इस आंटी के मुंह पर पानी भी फेंक देती है और कहती है कि सोच लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं अगर जो और उसकी मॉम को बताऊंगी ना कि तुमने मेरे साथ रूड हरकत करी हो तो वो लोग तुम्हें फायर कर देंगे। तो फिर मेड आंटी तुरंत यहाँ पर सूजी को कॉल करके बुलाती है और सूजी यहाँ पर सॉन्ग के सामने मेड बनने का ये नाटक करती है और कहती है कि मिस सॉन्ग आपको मुझसे क्या काम है। तो फिर वो उसके सामने अपनी नेकलेस निकालती है और कहती है कि मेरे ऊपर अभी कौन सा सूट करेगा। सूजी एक चुनती है तो फिर सॉन्ग उसे कह रही होती है कि मुझे पहना दो और यहाँ पर जब वो पहनाने जाती है तो वो पूरा नेकलेस टूट जाता है और फिर सॉन्ग उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि तुमने मेरा नेकलेस तोड़ी हो तो अब तुम्हें इसका भरपाई करना पड़ेगा। वो उसकी एक लंबी सी रिसिप्ट उसे पकड़ा देती है कि ये कितना महंगा नेकलेस है। तो सूजी उसे कहती है कि मैंने कोई तोड़ी नहीं हो और तुम मुझे फंसा रही हो और झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, तभी तो तुमने रिसिप्ट भी रेडी करके रखी हो। तो कहती है कि आखिर अब तुम्हारी बात कौन को मानेगा, मेरा नेकलेस टूटा है तो अब तुम्हें भरपाई तो करना पड़ेगा या फिर यहाँ से निकल जाओ, तो फिर मैं कोई तुम पर केस फाइल नहीं करूँगी अगर तुम यहाँ की जॉब छोड़ दोगी तो सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम्हारा यही प्लान था, तुम इसलिए मुझे फंसा रही थी। वो कहती है कि लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी है तो मुझे फंसा नहीं सकती। तो भी यहाँ पर सॉन्ग मानने को तैयार नहीं होती। इतने में यहाँ पर जो आ जाता है और वो सूजी का साथ देते हुए सॉन्ग को चिल्लाता है कि वो उसकी वाइफ के साथ जो भी हरकतें कर रही थी उसका नाम फंसाने में उसने सब सीसीटीवी फुटेज में देख चुका है। तो सॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि ये तुम्हारी वाइफ है, ये तो मेड है ना। तो सूजी बताती है कि जो की मॉम से जब वो पहली बार मिली थी तो उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी तो इस वजह से फिर वो डर के मारे नाटक करने लग गई। तो भी सॉन्ग कहने लगती है कि तुम मेड नहीं हो तो क्या हुआ, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है और तुम जो के लायक नहीं हो, इसलिए निकल जाओ यहाँ से। तो जो से चिल्लाता है कि तुम होती कौन हो बोलने वाली, ये मेरी वाइफ है और तुम कोई नहीं हो। वो उसे चिल्लाने लगता है तो सॉन्ग कहती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो, तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हें वो लेटर्स लिख के दी थी और मेरी फीलिंग्स का तुम्हें बिल्कुल नहीं पड़ी है। तो जो शौक होता है कि वो लेटर्स तुमने लिखी थी तो फिर वो बताती है कि हाँ मैं ही वो थी।
जो उसे कह देता है कि तुम्हारे लेटर से मुझे बहुत ही कंफर्ट मिला था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को छोड़कर तुम्हें अपनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अब सूजी मेरी वाइफ है और मैं सिर्फ और सिर्फ इससे प्यार करता हूँ। तुम जब शादी करोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगा कंपेंसेशन के तौर पे, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। फिर सॉन्ग यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और सूजी जो से कहने लगती है कि अगर वो उसे लाइक करता है तो वो उसके बीच में नहीं आना चाहती। तो कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए कितना मायने रखती है, और तब यहाँ पर फिर उसे पेन होने लगता है। तो सूजी जल्दी से फिर उसे वापस रूम में लेके जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि सॉन्ग यहाँ जो की मॉम के पास छोटी छोटी चीज़ें बताती है और उन्हें कहती है कि वो बस एक बार जो से मिलने गई थी, ये सोच कर के उसकी शादी नहीं होगी, तो एक बार वो उससे बात करके देखेगी, उसके पास चांस होगा। पर वहाँ पर उसने उसकी वाइफ से मिली। जो की मॉम कहती है कि यानी सो ने सच में शादी कर ली, फिर वो लड़की कौन है। तो ये सोचती है कि अगर मैं बता दूंगी कि वो मेड है तो फिर आंटी तो खुश हो जाएंगी। फिर ये जानबूझ के उसके बारे में सब झूठ झूठ बताने लगती है कि वो बहुत ही ख़राब लड़की है और अपने फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गर्व कर रही थी और मेरी बेइज्जती कर रही थी। तो ये सुनने के बाद यहाँ पर जो की मॉम तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि फिर तो मुझे उससे मिलना पड़ेगा, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। वो तुरंत ही जो को कॉल करके कह देती है कि वो अपनी वाइफ को घर लेकर आए, वो उससे मिलना चाहती है। तो फिर जो इस बारे में सूजी को बताता है और कहता है कि हम मॉम से मिलने जाएंगे, अब ज़्यादा टाइम तक ये बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। तो सूजी भी मान जाती है कि ठीक है, मैं जाकर मॉम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि सूजी जो की मॉम के लिए गिफ्ट अरेंज करने में लगी होती है। और फिर फाइनली 2 दिन बाद वो दोनों मिलकर साथ में यहाँ पर जो की मॉम के घर पे जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग पहले से उनके घर पे बैठी होती है। जैसे ही ये दोनों आते हैं तो जो की मॉम पूछ रही होती है कि तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। तो फिर वो सूजी से मिलवाता है कि ये मेरी वाइफ है। तो मॉम शॉक होती है कि ये तो मेड थी ना। तो फिर वो बताता है कि नहीं, यही मेरी वाइफ थी। तो फिर मॉम गुस्सा आने लगती है। तो यहाँ पर सूजी उन्हें एक्सप्लेन करती है कि असल में वो पहले दिन ही वहाँ पर आई थी, तो वो उन्हें बताना चाहती थी, पर क्योंकि उन्होंने उसे मेड समझ ली थी और उसके बाद वो डर गई, तो इसलिए वो बता ही नहीं पाई। फिर मॉम यहाँ पर सूजी को थोड़ी बहुत बातें सुनाने लगती है। तो सूजी कहती है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मुझे पता है कि आप जो के बारे में अच्छा सोचती है, इसलिए आप यहाँ पर मेरे अभी अगेंस्ट है, लेकिन मैं भी अब पीछे नहीं हटने वाली हूँ, क्योंकि मैं जू को पसंद करती हूँ और मैं उसके लिए फ़ाइट करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आपको प्रूव करके रहूँगी कि मैं आपकी एक अच्छी डॉटर इन लॉ बन सकती हूँ। और फिर उनके लिए जो उसने गिफ्ट लेकर आई होती है वो भी उन्हें दिलवा देती है। और फिर यहाँ पर जो कहता है कि मॉम अभी आप गुस्सा हैं, तो इसलिए मैं सूजी को लेकर जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर सॉन्ग जो की मॉम को और भड़काने की कोशिश करती है कि देखा मैंने बताई थी ना कितनी ख़राब है। फिर वो मेड से कहने लगती है कि उसका ये गिफ्ट बॉक्स भी फेंक दो, आंटी को कोई उसका गिफ्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो की मॉम रोकती है कि मैं इतनी भी ख़राब नहीं हूँ कि एक गिफ्ट बर्दाश्त ना कर सकूँ। और फिर जब वो उस गिफ्ट बॉक्स को खोलती है तो वो गिफ्ट को देखती रह जाती है, उन्हें बहुत पसंद आता है। और फिर जो जब यहाँ पर सूजी के साथ कार में होता है तो सूजी उसे बता रही होती है कि उसने उसकी मॉम को क्या गिफ्ट करी है। वो बताती है कि असल में उसकी मॉम का ड्रीम था कि वो अपने ये फैशन डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस का स्टोर खोलना चाहती थी, पर वो खोल ही नहीं पाई थी और डिज़ाइन उनके रेडी थे जो कि वो कंपटीशन में भी यूज़ करना चाहती थी। तो उसने उसी डिज़ाइन ड्रेस को रेडी कर दी और उन्हें गिफ्ट कर दी। तो जो ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश होता है कि तुमने तो मेरी मॉम का ड्रीम पूरा करी हो। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई होंगी। फिर ये लोग जब घर आ जाते हैं तो सूजी सोच रही होती है कि मॉम को खुश करने के लिए मुझे कोई और भी गिफ्ट देना है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या दिया जाए। तो जो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो उसे बताता है कि उसकी मॉम को जल्दी से एक ग्रैंडसन चाहिए। तो फिर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो सूजी कहती है कि ये कैसा आइडिया है, पर फिर सूजी भी मान जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि ये दोनों अपनी न्यू स्टोर की यहाँ पर वेलकम पार्टी रखे होते हैं, जो कि बहुत ही ग्रैंड पार्टी होती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। पर सूजी यहाँ पर जो की मॉम का इंतज़ार कर रही होती है। उसे लगता है कि शायद वो नहीं आएंगी, तो वो अपसेट हो जाती है। पर तभी यहाँ पर जो की मॉम वही ड्रेस पहन कर आई होती है जो उसने गिफ्ट करी थी, और वो यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो इतनी टैलेंटेड है। तो आखिर उसकी इस ओपनिंग सेरेमनी में वो कैसे नहीं आती। वो उसे अपनी डॉटर इन लॉ मानते हुए उसे कार्ड दे रही होती है। तो सूजी लेने से मना करती है। तो यहाँ पर जो कहता है कि ले लो। तो फिर सूजी उन्हें मॉम कहते हुए थैंक यू बोलती है। तो फिर जो की मॉम खुश हो जाती है और यहाँ पर फिर लोग साथ में फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सूजी की कज़िन उसे दूर से देख रही होती है और उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती है कि सूजी की लाइफ इतनी अच्छी क्यों चल रही है। फिर हम देखते हैं कि सूजी और उसके फ्रेंड बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनकी स्टोर की सेल्स इतनी अच्छी हो रही है। और दूसरी ओर उसकी कज़िन लिन हॉस्पिटल में बीमार होने का नाटक कर रही होती है। और फिर सूजी को उसकी आंटी का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है और उसे कहती है कि उसकी सिस्टर की एक किडनी ख़राब हो गई है और क्योंकि उसकी किडनी मैच कर रही है तो वो अपनी ये किडनी अपनी सिस्टर की जान बचाने के लिए दे दे। तो सूजी साफ मना करती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि अभी उसका बेबी होने वाला है और ऐसे में वो अपनी हेल्थ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। तो उसकी आंटी उसे चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें पाली हो और तुम इतनी अनग्रेटफुल बन रही हो कि आज मेरी बेटी की जान खतरे में तो तुम उसकी जान नहीं बचाओगी। तो सूजी भी फिर उन्हें याद दिलाने लगती है कि उन्होंने बचपन से उसके लिए क्या करी है
हमेशा सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बेटी के लिए पार्शियल रही हैं और अपने घर में भी उन्होंने उसे कोई अच्छे से भी नहीं रखी थी। और वो ये भी कहती है कि आपको रिपे करने के लिए ऑलरेडी मैंने अपने सारे पार्ट टाइम जॉब्स के पैसे आपको दे चुकी हूँ और वो 3 लाख युआन जो ब्राइड प्राइस थी वो भी आपके पास गई है, तो मैंने ऑलरेडी आपको रिपे कर चुकी हूँ। अब आप मुझसे क्या चाहती हैं, ये सब मैं अब नहीं सुनने वाली। तो उसकी आंटी यहाँ पर उसे गिल्ट ट्रिप में डाल रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हो रही है। फिर यहाँ पर सूजी को पिक करने के लिए जो पहुंच जाता है और उसे रोते हुए देखकर पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो फिर वो उसे सब बताती है और ये कह देती है कि अगर वो लोग डिवोर्स ले लेंगे तो फिर उसकी आंटी और उसकी फैमिली पैसों के लिए उनके पीछे नहीं पड़ेंगे। तो जो उसे क्लियरली समझाता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए कोई अपने आप को बर्डन नहीं समझता है जो वो ऐसा सोच रही है। तो सूजी अपनी फीलिंग्स बता रही होती है कि कैसे वो भी थोड़ा बुरा महसूस कर रही है क्योंकि जब वो ऑर्फन हो चुकी थी और अकेले पड़ी हुई थी तभी वहाँ पर उसकी आंटी आई थी और उन्होंने उसे घर लेकर गई थी और वो थोड़ा बहुत तो तभी अपनी बेटी से ज़्यादा उसे अपना प्रेफरेंस देती थी, तो इसलिए वो उनकी हेल्प भी करना चाहती है पर उसे समझ नहीं आ रहा है। जो कहता है कि सब मुझ पे छोड़ दो, मैं तुम्हारी फैमिली की हेल्प करता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे वो अपने असिस्टेंट से सब इन्वेस्टिगेट करवाता है। तो उसे फिर असिस्टेंट बता रहा होता है कि असल में सूजी की जो कजिन है वो झूठा बीमार होने का नाटक कर रही है, उसकी कोई किडनी खराब है ही नहीं, उसने झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई है डॉक्टर से बात करके। तो जो कहता है कि यानी मैं समझ गया, वो बस सूजी की लाइफ से जेलस है और उसकी लाइफ खराब करना चाहती है, चाहे वो किडनी दे दे या फिर मुझसे डिवोर्स ले ले, दोनों ही तरीके से उसका फायदा होगा। तभी इतने में सूजी यहाँ पर आती है और वो उसे बताती है कि उसने सब कुछ सुन लिए। उसे बहुत गुस्सा आता है लिन के ऊपर और वो कहती है कि उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे अब सबके सामने मैं एक्सपोज करूंगी। तो जो कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। फिर ये लोग साथ में हॉस्पिटल आ जाते हैं और सूजी अपनी कजिन को बताती है कि असल में तुम्हें किडनी चाहिए थी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए दूसरी किडनी ढूंढ ली और वो डोनर रेडी है तुम्हें डोनेट करने को। तो चलो अभी ऑपरेशन करना होगा तो तुम यहाँ पेपर पे साइन कर दो। लेकिन तो अब सर्जरी से डरने लग जाती है क्योंकि वो बीमार है ही नहीं और वो नाटक करने लगती है कि नहीं मैं नहीं साइन करूंगी, मुझे यकीन नहीं है तुम पर। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारा ठीक होना बेहतर है। वो यहाँ पर उसके बदले में साइन कर देती है और फिर जो अपने असिस्टेंट को बोलकर यहाँ पे नर्स की टीम को बुलवा लेता है और नर्स फिर इसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने जा रही होती है। तो लिन डर के मारे सच बता देती है कि मैं कोई बीमार नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे कोई इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई सर्जरी की भी जरूरत नहीं। तो उसकी मॉम बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि वो उन सभी को फूल बना रही थी। सूजी कहती है कि सिस्टर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तो यानी तुम बस मुझे परेशान करने के लिए सब कर रही थी, तुम बस मुझसे जेलस हो। तो वो सब अपने मुंह से खुद ही बोल देती है कि हाँ वो जेलस है। तो लिन की मॉम उसे थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी और तुम यहाँ झूठा बीमारी का नाटक कर रही थी। फिर सूजी कह देती है कि ठीक है फिर अब मैं चलती हूँ, अब तो मैंने कोई अनग्रेटफुल बनने का काम नहीं करी हूँ ना। वो अपनी आंटी से भी कह देती है कि अब वो उनकी फैमिली के साथ अपने रिश्ते खत्म कर रही है तो दोबारा वो लोग कभी उसे परेशान नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सूजी को अपने डैड और मॉम दोनों से मिलवाता है और ये लोग साथ में बैठ के लंच करते हैं। यहाँ पर जो के डैड सूजी से बिल्कुल खुश नहीं होते और उसे अपनी डॉटर इन लॉ नहीं बनाना चाह रहे होते, पर जो की मॉम कहती है कि तुम इन्हें छोड़ो, मैं तो खुश हूँ तुम दोनों से। और जो की मॉम यहाँ पर उसके डैड को हैंडल कर रही होती है कि ऐसे कैसे वो नहीं मानेंगे। फिर जो की मॉम सूजी से कहती है कि अब वो उसके साथ पार्टनरशिप करने का सोच रही है क्योंकि अब उन्हें भी अपने करियर पर फोकस करने का मन है। तो सूजी बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं आपसे इस बारे में पहली बात करना चाहती थी कि आपको भी फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्ट है तो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। दूसरी ओर जो के डैड ने उसे मिलने के लिए बुलाए होते हैं और वो उसे बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हारी वाइफ को इन्वेस्टिगेट किया और मुझे पता लग गया कि वो असल में वो स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पर तुम पढ़ते थे, वो तुम्हें इतना पहले से जानती है और वो एक चालाक लड़की है जिसने तुम्हें सब सोच समझ के फंसाई है। पर जो तो ये जानने के बाद खुश होता है और अपने डैड को थैंक्स करता है और फिर वो तुरंत ही सूजी से इस बारे में डिस्कस करता है क्या वो उसे स्कूल से जानती है। तो सूजी उसे बता देती है कि उसने स्कूल टाइम में उसकी हेल्प किया था जब उसकी कजिन उसे पैसे लेने के लिए बुली कर रही थी, तो और तभी तो वो अपनी स्कूल फीस भर पाई थी, तो इसलिए वो उसे आज भी याद है। तो वो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुमने मेरी इसलिए हेल्प करी थी, पर तुमने मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं करी। तो फिर सूजी कहती है कि मैं कैसे ही करती क्योंकि मैं तुम्हें तो याद नहीं थी ना बिल्कुल। तो जो कहता है कि ये इतनी पुरानी बात थी और मैंने जब तुम्हारी हेल्प किया था तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं था। सूजी बताती है कि असल में उसने उसे लेटर भी लिखी थी। तो जो बताता है कि वो लेटर उस तक पहुंचा था और वो उसे दिखाता भी है। फिर वो खुश होती है कि यानी मेरा लेटर तुम तक पहुंच गया था। वो बताता है कि यानी सॉन्ग उस दिन जो झूठ बोल रही थी कि लेटर उसने लिखी थी तो उसने ज़रूर मेरी मॉम से सुनी होगी और वो ये क्रेडिट लेना चाहती थी। फिर यहाँ पर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि दोनों की किस्मत इतने टाइम पहले से जुड़ी हुई थी और दोनों आखिर मिल के रहे। दूसरी ओर जो के डैड सूजी से अभी भी खुश नहीं होते, पर यहाँ सूजी और जो पहुँच उसकी मॉम और डैड को जब गुड न्यूज़ सुनाते कि उनका ग्रैंडसन आने वाला है तो डैड भी खुश हो जाते हैं और दोनों के लिए मान जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी के अंकल की मौत हो गई होती है और यहाँ पर आंटी अपनी बेटी लिन के साथ इस घर से निकलने की पैकिंग कर रही होती है क्योंकि अब उनके पास रेंट भी भरने को पैसे नहीं है। पर तभी
एजेंट आता है और इन लोगों को बताता है कि असल में मिस सूजी ने आपके लिए एक घर खरीद दी है और ये चाबी आपको देने बोली है ताकि आप लोग यहाँ पर आराम से रह सको। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर आंटी को बहुत बड़ा शौक लगता है कि उन्हें सूजी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो ऐसे उनकी हेल्प करेगी। दूसरी ओर फिर एजेंट यहाँ पर सूजी को आकर सब बता देता है कि वो उसकी आंटी को घर देकर आ गया है। तभी जो जैसी घर आता है तो वो सूजी से कहता है कि तुमने जितना हो सका उतना अपनी आंटी के लिए कर दी। तो कहती है कि हाँ अब मेरे अंकल नहीं रहे, लेकिन आंटी को मैं ऐसे बिना घर के रोड पे भटकते तो नहीं दे सकती ना। उन्होंने जो मेरे लिए करी है उसके लिए मैंने अब उन्हें रिपे कर दी। फिर सूजी और जो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।